जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर में अर्ली मिडिवल एरा के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे वहीं से एंड वी विल मूव टू दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉरेन इन्वेजन्स का। हम ऐसे मान सकते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो भी बाहरी आक्रमण हुए हैं, फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही शुरू होता है। बेसिकली दिल्ली सल्तनत इन्वेजन्स के कारण स्थापित हुई एक सल्तनत ही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीव्यू देखते हैं हम पहले। We'll start with introduction, then historical context, टर्किश इन्वेजन्स। हम सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो इन्वेजन्स का ही है और टर्किश इन्वेजन्स का है। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। देन वी विल मूव टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस सल्तनत काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, हम वो देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देन वी विल मूव टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री इनोवेशंस एंड देन कंक्लूजन्स। तो ये हमारा कोर्स रहेगा थ्रू आउट दिस लेक्चर। हम ऐसे ही पॉइंट वाइज चीजों को कवर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली सल्तनत वाज अ पिवटल एरा इन इंडियन हिस्ट्री स्पैनिंग फ्रॉम 13 टू 16th सेंचुरी। नाउ ये जो दिल्ली सल्तनत का काल है ये 13वीं शताब्दी से शुरू होता है और 16वीं शताब्दी तक जाता है। आप ये ब्रॉडर टाइमलाइन याद रखिएगा, 13th to 16th century. And what we will explore in this presentation or in this lecture, cultural and political legacy of Delhi Sultanate. हम दिल्ली सल्तनत की कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस मैप ऑफ गजनवाइड एम्पायर, ये वो दिखाता है कि गजनवाइड एम्पायर जो है, जहां पे हम टर्किश इन्वेजन्स की बात करते हैं, वो कहां से शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 13वीं और 16वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत शुरू हो रहा है। अब शुरू तो हो गया है, बट ये ओरिजिन कैसे है। हमने इससे पहले प्री मिडिवल एरा जब पढ़ा तो हमने वेरियस रीजनल किंगडम्स देखे थे। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी इवेंट ने मतलब विच इवेंट टुक प्लेस जिसकी वजह से हमारा जो रीजनल किंगडम्स था वो हट गए, वो वैनिश हो गए और उसकी जगह पे एक विस्तृत, एक एक्सपैंडेड सल्तनत का या एक्सपैंडेड किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट होता है। ये मैप जो आप देख रहे हैं, दिस इज गजनवाइड एम्पायर। नाउ व्हाट इज गजनवाइड एम्पायर। महमूद गजनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसे महमूद गजनी या गजनवी दोनों के नाम से जाना जाता है और उसको भारतीय इतिहास में ऐसे याद रखा जाता है कि उसने मल्टीपल टाइम्स, ऑलमोस्ट 17 और 19 टाइम्स आक्रमण किया था इंडिया पे। He invaded India for multiple times and plundered its wealth. और उसमें उसका सबसे प्रोमिनेंट जो अटैक था वो सोमनाथ टेम्पल पे था। गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर गजनवी का जो आक्रमण था, लूटपाट करने के उद्देश्य से उसने वो आक्रमण किया था। साथ ही साथ वो इस्लाम की ताकत को यहाँ पे स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से किया था। तो उस एरा को या उस इवेंट को बेसिकली हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं दिल्ली सल्तनत का। कैसे, जो गजनवाइड एम्पायर था, अब आप ये एम्पायर देखिए, लाहौर से फैला हुआ है और ये पूरा आपको जो दिख रहा है अफगानिस्तान का एरिया, ईरान का एरिया यहाँ तक है, पर्शिया तक है। नाउ दिस होल रीजन आउटसाइड इंडिया या इंडियन टेरिटरी के बाहर का जो ये रीजन है, सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का, ये गजनवाइड एम्पायर में आता है। गजनवाइड एम्पायर को रूल करने वाला रूलर मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था भारत पे, तो उसका सबसे मेन उद्देश्य था कि वो यहाँ रुक के रूल नहीं करना चाहता था। उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर थे कि वो इन्वेड करेगा, यहाँ पे लूट करेगा, वेल्थ लूटेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। यहाँ रह के स्टैब्लिश करने का, अपने किंगडम स्टैब्लिश करने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। ही वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। सो व्हाट ही डिड, he attacked multiple times, he invaded multiple times and he plundered Indian wealth. जो भी इंडियन टेरिटरी में वेल्थ थी उसे प्लंडर किया। और वो इन्वेजन हुआ कहाँ, मोस्टली नॉर्दर्न इंडियन रीजन में। सदर्न तक तो पहुंच ही नहीं पाए वो लोग। नॉर्दर्न इंडियन रीजन ही इतना रिच था कि वहीं पे उन्होंने इन्वेजन किया और वहीं पे वेल्थ को लूटा।
महमूद गजनवी के बाद हम गुरिड एम्पायर देखते हैं, जहां के शासक का नाम आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर था गुरिड एम्पायर का। गजनवी के काल के बाद गौरी ने इन्वेजन किया था, मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन किया था, और ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं ये गुरिड एम्पायर का था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन टेरिटरी को भी कैप्चर कर रखा है गुरिड एम्पायर ने। तो वो कैसे है? बेसिकली ये जो रूलर्स थे, चाहे वो महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी हो, इनके अंडर बहुत सारे स्लेव्स होते थे। इनके यहाँ स्लेव कल्चर बहुत ज्यादा था। तो बहुत सारे स्लेव्स जो थे वो ऐसे डोमेस्टिक स्लेव्स नहीं थे, उनको दिए जाती थी कुछ मिलिट्री पोजीशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। तो गजनवी और गौरी दोनों के ही आर्मी में जो मिलिट्री पोजीशंस होल्ड करते थे वो उनके स्लेव्स ही थे। गौरी ने क्या किया, गजनवी तो बहुत क्लियर था कि उसको आना है, इन्वेजन करना है, सारी वेल्थ को लूटना है और वापस चले जाना है। जब गौरी आया तो उसने इंडिया में ज्यादा एक्सपेंशन किया, वो ज्यादा दूर तक गया, वो ईस्टर्न बाउंड्री तक भी गया, थोड़ा सा ईस्टर्न बाउंड्री में भी शिफ्ट हुआ वो। गौरी का जो एक्सपेंशन था आप देख सकते हैं लाहौर तक ही था, उसने ज्यादा इन्वेड नहीं किया, ज्यादा इंटरनली इन्वेड नहीं किया। बट गौरी जब आया तो उसने थोड़ा और इंटरनली इन्वेड किया, और चूंकि वो इतना अंदर तक आ चुका था, उसने काफी वेल्थ भी कैप्चर की, बट चूंकि उसने अपना एक्सपेंशन इतना बढ़ा लिया था कि उसने अपने बाद एक स्लेव को छोड़ दिया, अपने एक कह सकते हो आप मिलिट्री नोबल को छोड़ दिया, ठीक है, मिलिट्री पोजीशन होल्ड करने वाले, या अगर आप सरल शब्दों में कहें तो एक सेनापति को छोड़ दिया। अब वो सेनापति कौन था? वो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो उसका जो था वो स्लेव भी था, वो उसका सेनापति भी था, कमांडर भी था, एंड ऑल्सो ही वाज सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद गौरी एज वेल। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए छोड़ दिया कि जो भी राज्य मैंने अपने अधीन किया है, गौरी का कहना था कि मैंने जो भी क्षेत्र अपने अधीन कर लिया है या कैप्चर कर लिया है, तो उसको मैनेज करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने यहाँ पे अपॉइंट किया, एंड ही वेंट बैक। अब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इमर्जिंग आफ्टर गुरिड कॉन्क्वेस्ट, हमने देखा गजनवी आया, उसने वेल्थ कैप्चर की एंड ही वेंट बैक। वेयरएज जब गौरी आया तो उसने भी वेल्थ कैप्चर की, उसने और ज्यादा इंटरनली इन्वेड किया, बट ही लेफ्ट बिहाइंड हिज कमांडर इन चीफ और हिज कमांडर नेम्ड कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको छोड़ के तब वो गौरी वापस गया, और ऐबक ने ही असल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। अगर आप स्थापना के दृष्टिकोण से देखेंगे या एस्टैब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, इन दोनों ने ही, वो दोनों स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इसीलिए इनके हम आगे पढ़ेंगे अपने स्लाइड्स में कि ये दोनों स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। अब मामलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी क्या है? बेसिकली ये गौरी के अंडर थे, ये गौरी के अधीन थे, ये उसके सेनापति थे या उसके अंडर काम करते थे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने ही कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। दे रूल्ड हियर एज गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी। उन्होंने खुद को कभी शासक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो स्लेव्स थे मोहम्मद गौरी के। The Delhi Sultanate established Muslim rule in India. दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ही मुस्लिम रूल का भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है इंडियन टेरिटरी में, और ये जो हम एरिया देख पा रहे हैं पूरा, ये आता है दिल्ली सल्तनत के अंडर। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि फ्रॉम पेशावर टिल मदुरई, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा गुजरात का एरिया एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट, ये सब दिल्ली सल्तनत के अंडर आता है। जैसे जैसे डायनेस्टीज बदलती गई, जैसे जैसे रूलर्स आते गए, वैसे वैसे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करना शुरू कर दिया। Now we will see the Turkish invasions. Basically, I'll tell you what. I think this slide has been misplaced. ये वाली जो slide है ना, please excuse this. ये slide जो है वो दोनों मैप्स के पहले आनी थी। जो गुराइड एम्पायर और जो गजनवाइड एम्पायर हमने देखा, ये स्लाइड उनके पहले आनी थी। This slide has been misplaced, so please excuse this. It has nothing relevant to do with this slide. We'll move to dynasties of Delhi Sultanate. अब दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं। सल्तनत काल एक बड़ा स्पान ऑफ टाइम है जिसमें वेरियस डायनेस्टीज ने रूल किया है। शुरुआत हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक से। शुरुआत कहाँ से हुई है? मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ के जाने से। Now Kutubuddin Aibak was a governor. He ruled
एज अ गवर्नर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद गोरी। उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। ऑल्सो उसके बाद इल्तुतमिश आया, जिसने भी कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया और गवर्नर की तरह ही रूल किया। उसके बाद डायनेस्टीज जो आई हैं उन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया है, एंड हेंस दिस होल टाइम पीरियड वाज कॉल्ड एज दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। सल्तनत शब्द ही आया है सुल्तान से। अब आप देखते हैं सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया मामलूक डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी। टाइम पीरियड हम देखते हैं 1206 टू 1290। अब उसके रूलर्स कौन थे प्रोमिनेंट? कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ, देन शमशुद्दीन इल्तुतमिश एंड देन गियासुद्दीन बलबन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिसमें से इन दोनों ने कभी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट ही नहीं किया, जबकि बलबन ने इस प्रथा को बदला। बलबन ने सुल्तान का टाइटल भी लिया और उसने पर्शियन रूल पे, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे या पर्शियन रूलिंग सिस्टम के बेसिस पे अपने कोर्ट को चलाना शुरू किया था। वाई पर्शिया? क्योंकि हमने देखा गजनवाइड एंड गोराइड दोनों ही एम्पायर पर्शिया से आप कह सकते हो ओरिजिनेट करते थे। इनकी जो रूट्स है ना वो पर्शिया में थी। बलबन के बाद, बलबन को हराने के बाद या उसको गद्दी से उतारने के बाद खिलजी डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट होता है। अब खिलजी डायनेस्टी के आपने पद्मावत देखी है तो आप अलाउद्दीन खिलजी से परिचित होंगे अच्छी तरह से। उससे पहले खिलजी के आने से पहले, अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले जलालुद्दीन खिलजी का रूल था। तो खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया है जलालुद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद उसका प्रोमिनेंट रूलर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा विस्तार किया है दिल्ली सल्तनत का। अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुआ है, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। उसी ने सदर्न एरियाज में दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड करने का कैंपेन चलाया था सबसे पहले। तो आपको ये फीचर उसके बारे में याद रखना है। ऑल्सो अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसीज बहुत फेमस है। उसने 3 मार्केट स्टैब्लिश की थी, डिफरेंट मार्केट्स। एक मार्केट थी ग्रेन से रिलेटेड, जहाँ पे ग्रोसरी मिलती थी या अनाज मिलता था। एक मार्केट थी जहाँ पे हॉर्स मिलते थे, हॉर्स का ट्रेड होता था। हॉर्स का ट्रेड क्यों होता था? क्योंकि मिलिट्री में हॉर्स वाज रिक्वायर्ड। एंड ऑल्सो एक था जहाँ पे स्लेव्स का ट्रेड होता था, एक मार्केट, वहाँ पे लोग स्लेव्स खरीदते थे। बेसिकली लोगों को खरीदा बेचा जाता था एज डोमेस्टिक स्लेव्स। खिलजी डायनेस्टी के बाद आते हैं हम तुगलक डायनेस्टी पे। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे फेमस क्या है कि उसने जो भी कैंपेन स्टार्ट किया, उसने 4 मेजर कैंपेन स्टार्ट किए थे, 4 मेजर स्टेप्स लिए थे जो मैसिव फेलियर साबित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही लर्नेड पर्सन था। ही वाज अ स्कॉलर और उसको बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथ्स हो, पेंटिंग्स हो एंड सो ऑन। ही वाज अ लर्नेड पर्सन, वेरी वेल लर्नेड पर्सन। बट उसका जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का तरीका था, जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का तरीका था या जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी, वो मैसिव फेलियर साबित हुई। आप कह सकते हैं उसका भाग्य उसके साथ नहीं था, या जो भी था, जो उसकी स्ट्रैटेजीज थी वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो सकी ड्यू टू सम सिचुएशंस एंड ड्यू टू हिज डिसीजंस। फिरोज तुगलक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसने इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया था। सिंचाई के जो संसाधन थे उनको डेवलप करने में फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज्यादा रोल रहा है। उसने कैनाल भी स्टैब्लिश किया था एंड ऑल्सो ही बेसिकली उसने एक टैक्स लॉन्च किया था, एक नया कर लगाया था लोगों पे इरिगेशन करके, इरिगेशन टैक्स के नाम से, सिंचाई कर के नाम से। आफ्टर तुगलक डायनेस्टी सैयद और लोधी डायनेस्टी आती है। नाउ सैयद डायनेस्टी का जो काल है वो बहुत छोटा है और वहां पे हम खिज्र खान को देखते हैं जो एक प्रोमिनेंट रूलर है। उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी आती है, तो लोधी डायनेस्टी में भी हम देख रहे हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। अब इन तीनों के शासनकाल के बाद इब्राहिम लोधी के आते आते तक दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी थी पूरी तरह से। सिर्फ कमजोर ही नहीं, उसका डिसइंटीग्रेशन भी होने लगा था। इंटरनल स्ट्राइफ्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब हुआ यूं कि इब्राहिम लोधी के राज्यकाल आते आते तक ये दिल्ली सल्तनत को एक साथ रख पाना इतना मुश्किल हो गया था कि बाहरी फिर से फॉरेन इन्वेडर्स ने, फॉरेन पावर्स ने इस चीज का फायदा उठाया एंड अल्टीमेटली बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड उसने दिल्ली सल्तनत को ओवररूल करके मुगल एम्पायर की स्थापना की। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू था कि दिल्ली सल्तनत शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ।
कमिंग टू द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब शासन काल में, दिल्ली सल्तनत के शासन काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो स्ट्रक्चर कैसा था। चूंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया था, एक्सपैंडेड एरिया था, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसी उसकी शासन व्यवस्था थी। इट वॉज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, सुल्तान के हाथ में सारी सत्ता होती थी, सारी ताकत होती थी। बट फिर भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी दिस। मैं ये चार्ट अटैच भी कर दूंगी आपके नोट्स में। अभी के लिए आप देख लें, एम्पायर को यानी कि पूरे राज्य को सल्तनत कहा जाता था और उसका मुखिया सुल्तान होता था। फिर एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में यानी कि प्रांतों में बांटा गया और उन प्रोविंस को कहते क्या थे, इक्ताज, उन्हें इक्ताज कहा जाता था। और उसका चीफ क्या होता था, या उसका जो गवर्नर होता था, उसका जो हेड होता था प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने वाला, उन्हें मुक्तीज या वली कहते थे। प्रांतों को फिर डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया यानी कि जिलों में बांटा गया, जिसे शिक कहते थे, एंड द हेड वाज शिकदार। देन परगना, डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिन्हें परगना कहते थे। और शिकदार के नीचे 3 ऑफिसर्स आते थे। परगना को एडमिनिस्टर करने के लिए 3 ऑफिसर्स अपॉइंट हुए थे, खजानदार, आमिल एंड मुंसिफ। खजानदार का काम होता था ट्रेजरी का रिकॉर्ड रखना। आमिल वाज रेवेन्यू कलेक्टर, वो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स का रिकॉर्ड रखना उसका काम था। मुंसिफ का काम था अकाउंटेंसी, यानी कि जो खजानदार था वो ट्रेजरी का रिकॉर्ड रखता था, आमिल रेवेन्यू कलेक्ट करता था और मुंसिफ उस चीज का अकाउंट मेंटेन करता था। देन सबसे छोटी यूनिट विलेज थी, गांव, ग्राम जिसे आप कहते हैं, और उसका जो हेड होता था उसे मुकद्दम या चौधरी कहा जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप थोड़ा इधर सिंध की साइड पे जाएंगे, पंजाबी पाकिस्तान की तरफ अगर आप जाएंगे, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का जो पंजाब लगता है, अगर आप इस तरफ जाएंगे या फिर इंडस या सिंध की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे मुस्लिम्स भी अपने नाम के आगे चौधरी यूज करते हुए मिल जाएंगे एज अ सरनेम। बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो चौधरी को एज अ सरनेम यूज करते हैं। तो वो चौधरी जो है वो कोई पर्टिकुलर सरनेम या कम्युनिटी नहीं है, वो यहीं से आया है। उनके 4 फादर्स जो हैं वो विलेज के हेड रहे होंगे, उनको तब चौधरी कहा जाता रहा होगा, फिर बाद में उसे एज अ सरनेम कंटिन्यू किया जाने लगा है। नाउ वी विल सी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब एडमिनिस्ट्रेशन था कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो हायरार्की थी, जो पूरी टीम थी, वो किस तरह क्लासिफाइड थी, वो हम देखते हैं। सबसे टॉप पे हेड ऑफ स्टेट यानी कि सुल्तान, सबसे टॉप पे कौन था? सुल्तान था। देन उसके अंडर आते थे कुछ ऑफिशियल्स, जो मेन ऑफिशियल्स थे, जो बाकी शासन व्यवस्था देखते थे, इन्हीं के अंडर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आता था। सबसे पहले वजीर, देन दीवाने रिसालत। अब वजीर क्या है? ही वाज बेसिकली फिनेंस और प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन एडवाइजर था सुल्तान का, उसे वजीर कहा जाता था। फिर दीवान ए रिसालत, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आसपास के रीजन से जो भी फॉरेन डिप्लोमेसी होती थी, अलायंसेस बनाने हो या वॉर करना हो, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे वो दीवान ए रिसालत लिया करता था। देन सदरुस सुदूर, मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक, मिनिस्टर ऑफ बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब सदरुस सुदूर का काम क्या था? वो रिलीजियस टीचर की तरह था। सदरुस सुदूर वाज अ रिलीजियस हेड बेसिकली, और मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसका काम था इस्लामिक आइडियोलॉजी को और प्रमोट करना और प्रोपोगेट करना। देन केम दीवान ए इंशा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये तो ये फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में भी आपके जो दूसरे राज्य थे, उनसे जो भी लेन देन होता है या उनसे जो भी उनके साथ अलायंसेस करने हैं या उनके साथ वॉर कंडक्ट होनी है, ये सब देखने वाला दीवान ए रिसालत था। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स में दीवान ए इंशा का भी काम क्या था? बेसिकली पहले तो वो दीवान ए रिसालत को असिस्ट करता था, उसका काम था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को असिस्ट करना। साथ ही साथ उसका काम था कि जो ट्रेड हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, वेल्थ का, रीजनल बेसिस पे, उसको एडमिनिस्टर करना दीवान ए इंशा का काम था। देन दीवान ए आरिस, ही वाज अ डिफेंस मिनिस्टर। काजी कुजात, उसे काजी उल कुजात या काजी कुजात भी कहते हैं, जिसे मिनिस्टर ऑफ लॉ कहा जाता था। सारे मेन डिसीजंस देना, जुडिशरी मेंटेन करना, सारे जुडिशियल डिसीजंस जो होते थे वो इसी के हाथ में होते थे और सारे निर्णय यही व्यक्ति दिया करता था। नाउ हमने देख लिया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का। अब हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर।
अगर आप अभी भी दिल्ली के एरिया में जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे टोम्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो दिल्ली सल्तनत काल की बनी हुई हैं और उनके अपने स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो वो स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं? और दिल्ली सल्तनत जो है ना वो आर्किटेक्चर के मामले में बहुत रिच रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोथ। तो वो हम देखेंगे। कल्चरल इंटीग्रेशन क्या था? अब जैसा कि हमें पता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही जो हुई थी वो फॉरेन इन्वेजन से हुई थी। और वो इन्वेडर्स आए कहाँ थे? बेसिकली पर्शिया से, पर्शिया या टर्की, वो जो रीजन है वो वहाँ से बिलोंग करते थे। तो जब भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन होगा, चाहे वो वॉर के थ्रू हुआ हो, ट्रेड के थ्रू हुआ हो या फिर अलाइंसेस के थ्रू हुआ हो, किसी भी तरह का अगर इंटरेक्शन दो रीजन्स में हो रहा है तो कल्चरल एक्सचेंज होना तय है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है। वही चीज़ हम यहाँ देखते हैं। दिल्ली सल्तनत को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कह सकते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे वेरियस कल्चर्स का हम प्रेजेंस देखते हैं और एक साथ मिला जुला प्रेजेंस देखते हैं, अलग अलग नहीं है। इंडियन कल्चर का भी प्रेजेंस देख रहे हैं हम, पर्शियन कल्चर का भी देख रहे हैं और टर्किश कल्चर का भी देख रहे हैं। सो कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में जो भी इन्वेजन्स हुए, जो भी बाहरी शक्तियों ने यहाँ पे प्रवेश किया है, वो अपने साथ वहाँ का कल्चर भी लेके आई और कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें दिखता है दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर में। अभी फिलहाल जो आप ये देख रहे हैं, दीज आर ऑल पेंटिंग्स, राइट? अब इन पेंटिंग्स में आप एक चीज नोटिस करें, ये जो इंटीग्रेट डिटेलिंग है फूल पत्ती वाली, स्पेशली आपको वो बेल बूटे वाली फिगरेंस दिखेंगी जिसमें क्रीपर्स हैं और उनमें फूल बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं। वो जो डिटेलिंग है वो पर्शियन डिटेलिंग है, पर्शियन इन्फ्लुएंस है। वो पर्शिया में उस तरह का पेंटिंग प्रैक्टिस किया जाता था जिसका इन्फ्लुएंस हम इंडियन आर्किटेक्चर में देख पाते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के आर्किटेक्चर में। ये जो भी पेंटिंग्स हैं उसमें ह्यूमन फॉर्म्स का हम प्रेजेंस देखते हैं लार्जर स्केल पे, साथ ही साथ इंटीग्रेट डिटेलिंग देखते हैं हम नेचर से रिलेटेड। आर्किटेक्चर में क्या है? आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे भी जो पिक्चर्स हैं आप एक चीज नोटिस करें। एक तो इनका ये आर्क टाइप जो स्ट्रक्चर है, दिस आर्क, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये आर्क टाइप स्ट्रक्चर, साथ ही साथ डोम्स, जहां आप यहाँ देख सकते हैं डोम्स। तो डोम्स एंड आर्क टाइप स्ट्रक्चर, ये दोनों दिल्ली सल्तनत काल के आर्किटेक्चर की पहचान है। इन डोम्स को ही बाद में रिफाइंड तरीके से बनाया जाने लगा मुगल एरा में, बट डोम्स एंड दिस आर्क टाइप स्ट्रक्चर, यू नो, ये प्रोमिनेंट फीचर है दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर का। और ये हम सेवरल प्लेसेस पे देख पाते हैं। स्पेशली दिल्ली में तो आपको वेरियस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, बिल्डिंग्स दिख जाएंगी जहाँ पे ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। मॉस्क, टोम, मस्जिदों का निर्माण, टोम्स का निर्माण, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं आपके दिल्ली सल्तनत काल के आर्किटेक्चर का। और फिर उसमें प्रोमिनेंट फीचर क्या है? आर्क टाइप स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड ऑल्सो द डोम, प्रेजेंस ऑफ डोम। नाउ कमिंग टू लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब एक बार जब सल्तनत काल का स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे हो गया, जब सल्तनत काल पूरी तरह से यहाँ पे रूल करने लगी है, लोगों ने अपना किंगडम अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है, वेरियस डायनेस्टीज आ रही हैं, जा रही हैं, तो इस बीच लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा था या लिटरेरी डेवलपमेंट क्या हो रहा था, साहित्य का विकास कैसे हो रहा था? तो ऑल्दो ये बाहरी ताकतें थी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हालांकि ये बाहरी ताकतें थी, दूसरे एरिया से आई थी, फॉरेन इन्वेडर्स थे ये, बट इनका लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। जो रूलर्स थे वो खुद भी बहुत लर्नड थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, बट उनके साथ ही उन्होंने बहुत ही लर्नड स्कॉलर्स को भी पैटर्नेज दिया है अपने कोर्ट में, जिसमें से एक है अमीर खुसरो। इनके बारे में सबने सुन रखा है। He was a notable Persian poet and historian. पर्शियन पोएट थे ये, फारसी जो थे कवि थे, एंड ऑल्सो ही वॉज अ वेरी लर्नड हिस्टोरियन एज वेल। तो इनकी लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। इनके साथ साथ और भी ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने वेरियस अकाउंट्स लिखे हैं, वेरियस टेक्स्ट लिखे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास के बारे में बहुत ही पिन पॉइंटेड डिटेल्स दिए गए हैं, बहुत ही इलेबोरेटेड मैनर में डिटेल्स लिखे गए हैं। और उन्हीं टेक्स्ट की वजह से और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की वजह से आज हमारे पास दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना एविडेंस और इतनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, वरना तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे किस तरीके का डेवलपमेंट या एडवांसमेंट चल रहा था। ये जो आप टेबल टाइप का देख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ एक ऐसे रेफरेंस के लिए लगाया है, ये मैं आपको आपके नोट्स में भी दूंगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरियस ऑथर्स के नाम हैं और उनके द्वारा लिखी गई वेरियस बुक्स के नाम हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, वैसे तो बहुत सारे ऑथर्स हैं और बहुत सारी बुक हैं, बट यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ना वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वंस हैं जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको इस टेबल को रखना है अपने पास। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहें तो, नहीं तो नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। आपको इसको बार बार पढ़ते रहना है। और ये जो नाम है ना, चूंकि ये उर्दू में लिखे हुए किताबें हैं, पर्शियन में लिखी हुई किताबें हैं, बेसिकली पर्शियन टेक्स्ट हैं ज़्यादातर जो हैं, क्योंकि पोएट्स जो हैं वो पर्शिया से ही आए थे रूलर्स के साथ, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है। और जो दिल्ली सल्तनत में जो कोर्ट लैंग्वेज थी, जो राज्य की जो भाषा थी, वो भी पर्शियन ही थी, यानी कि फारसी ही थी। तो ये जो भी नाम आप देख रहे हैं, या ऐसे इन जनरल भी आप याद रखें कि दिल्ली सल्तनत में जो भी टेक्स्ट लिखा गया है वो यूजुअली पर्शियन में ही लिखा गया है। इसलिए ये याद करने में और एक बार में समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप बार बार बस इसे नज़रों के सामने से घुमाते रहा करें ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए, आप परिचित हो जाएं इन नामों से। वरना अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किसी ऑथर का नाम दिया गया हो, आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सी बुक उस ऑथर की है, आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि सारे नाम आपको एक जैसे लगेंगे उस टाइम पे। इसमें भी आमिर खुसरो ने जो भी किताबें लिखी हैं उनको आप ज़रूर एक बार ध्यान से देख लें, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सॉरी फॉर द डिसरप्शन, कुछ टेक्निकल ग्लिच है आई गेस। एनीवेज, नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इतना बड़ा एक्सपैंडेड एम्पायर है, इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो एडमिनिस्टर करने के लिए इकोनॉमी भी मजबूत होनी चाहिए। इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी? जब ट्रेड जो है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होगा, फ्लरिशिंग स्टेज में होगा, एडवांस स्टेज में होगा। ट्रेड एडवांस स्टेज में है या नहीं, बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों से व्यापार हो रहा है या नहीं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेन एविडेंस आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉइन्स है। किसी भी डायनेस्टी में, किसी भी किंगडम में अगर आपको सिक्कों का प्रेजेंस मिल जाता है, सिक्कों की मौजूदगी अगर आपको मिल जाती है, तो आप समझ लें कि उस डायनेस्टी की या उस समय काल का जो इकोनॉमी था, जो अर्थव्यवस्था था, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी मजबूत स्थिति में था। सेम चीज़ हम दिल्ली सल्तनत में भी देखते हैं ना। दिल्ली सल्तनत फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार तो हो ही रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहा था। और ये कैसे देखते हैं हम? कॉइन्स, वेरियस रूलर्स ने अपने अपने सिक्कों का प्रचलन किया था या अपने अपने सिक्के जारी किए थे। जैसे कि हम देख सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद का, जो कि स्लेव डायनेस्टी से था। ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर, येट उसने अपने सिक्के चलाए थे कुछ। देन गियासुद्दीन बलबन। कॉइन्स ऑफ खिलजीज हम देख सकते हैं। टंका कॉइन जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, इट वॉज अ सिल्वर कॉइन और इसका नाम था टंका। सिल्वर कॉइन को कहते ही टंका थे, और चलाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। टोकन करेंसी, ये एक उन 4 प्रोजेक्ट्स में से एक फेलियर प्रोजेक्ट था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टोकन करेंसी चलाई थी। बेसिकली इट वाज अ फेक करेंसी आप कह सकते हैं आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करें तो, बट दिस वाज अ मैसिव फेलियर प्रोजेक्ट। एंड देन दीज आर गोल्ड कॉइन्स एज वेल। तो ये सब प्रेजेंस दिखाता क्या है? जब इतने सारे तादाद पे सिक्के चल रहे हैं, इतने सारे तादाद में सिक्के मिले हैं, तो जाहिर है कि ट्रेड जो है या कॉमर्स जो है या फिर इकोनॉमी, सब कुछ ही बहुत ही एडवांस स्टेज में चल रही थी, तभी तो इतने ज़्यादा सिक्के मिले हैं। वरना इतने ज़्यादा सिक्के और इतने डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हमें मिलते ही नहीं अगर ट्रेड नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपको ट्रेड में ही बेसिकली करेंसी की ज़रूरत होती है। जब आप किसी चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं तभी आपको करेंसी की ज़रूरत होती है। सो जितने ज़्यादा सिक्के, जितने ज़्यादा प्रकार के सिक्के, आप समझ लें ट्रेड या व्यापार उतना ही अच्छा, उतना ही मजबूत। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट प्लेसेस एंड टैक्सेशन सिस्टम। नाउ मार्केट प्लेसेस और टैक्सेशन, ये भी दिल्ली सल्तनत इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। कैसे? मैंने भी आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने 3 मार्केट प्लेसेस को स्टैब्लिश किया था। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स लगाया था, इरिगेशन टैक्स लगाया था। तो ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे। वेरियस मार्केट प्लेसेस वर स्टैब्लिश्ड ताकि लोगों के लिए ट्रेड करना, लोगों के लिए कॉमर्स में इंडल्ज होना आसान हो जाए। और इन्हीं सब ने कंट्रीब्यूट किया है दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। कमिंग टू मिलिट्री इनोवेशंस। अब चूंकि ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, दिल्ली सल्तनत की ओरिजिन ही फॉरेन इन्वेजन से हुई है, देवर इन्वेडर्स, आक्रमणकारी थे, तो मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग होना जायज़ है।
और इनके पास ऐसी कौन सी मिलिट्री स्किल्स थी जिसकी वजह से ये बाहरी देश से आके, दूसरे देश से आके इन्होंने हमारे देश पे इतने सालों तक राज्य किया है? ऐसा कैसे था? मिलिट्री का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ किसी जगह को कैप्चर करने के लिए बल्कि उस जगह पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए भी। क्योंकि भले आपने एक बार किसी परिस्थिति की कमजोरी की वजह से आपने एक बार तो किसी एरिया को कैप्चर कर लिया, पर अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप उस पर रूल नहीं कर सकेंगे। और अभी हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना बड़ा था, 13th सेंचुरी टिल 16th सेंचुरी। तो ऐसा नहीं था कि बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रूल किया उन्होंने। तो ये बहुत ही एविडेंट है कि इनका मिलिट्री जो बैकग्राउंड रहा होगा, मिलिट्री सेटअप बहुत ही मजबूत रहा होगा। क्या इनोवेशंस थे इनकी मिलिट्री में? इन्होंने वॉर एलिफेंट्स का यूज किया। बेसिकली युद्ध में इन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया। एलिफेंट्स लार्ज लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए केपेबल होते हैं। यू नो, एलिफेंट्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन वेरी वाइड लेवल, इसलिए इन्होंने एलिफेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही साथ इनके पास बहुत ही एडवांस्ड कैवेलरी टैक्टिक्स भी थी। कैवेलरी मतलब घुड़सवारी। जो इनकी घुड़सवार वाली सेना थी, कैवेलरी जो थी वो बहुत ही एडवांस थी और उनके पास घोड़े पर बैठ के ही वेरियस तरीके से लड़ने की टैक्टिक्स थी, जो यहाँ पे लोगों को, लोकल रूलर्स को या रीजनल किंगडम्स के पास वो टैक्टिक्स नहीं थी। ना ही वो हॉर्सेस का इतने लार्जर लेवल पर इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि ये आए थे पर्शिया से, इन्होंने बहुत लंबा रास्ता कवर किया था, तो इन्होंने घोड़ों पे वो रास्ता कवर किया था। क्योंकि घोड़ों की स्पीड भी बहुत स्विफ्ट होती है, उनमें वो स्टैमिना भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूरी कवर कर सकें कम समय में। इस वजह से इनकी जो कैवलरी टैक्टिक्स थी, इनकी जो घुड़सवारी तकनीकी थी, वो बहुत एडवांस थी। और वॉर एलिफेंट्स का यूज़ और घुड़सवारों का यूज़ जो था, यही इनकी ताकत बन जाती है मिलिट्री एस्पेक्ट में। Now coming to the conclusion. Sultanat's cultural and political legacy is profound. कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति है उनकी, वो प्रोफाउंड है। वो मतलब बहुत ही अनमैचेबल है, बहुत ही कह सकते हैं आप रेलेवेंट भी है और प्रोमिनेंट भी है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी थी और सबसे अलग भी थी, यूनिक भी थी। इसीलिए वो इतने लंबे समय तक रूल कर पाए। सिर्फ राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने से कुछ नहीं होता है अगर आपने सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया तो, क्योंकि कल्चर है जो लंबे समय तक सस्टेन करता है। आज दिल्ली सल्तनत काल नहीं है, सल्तनत के रूलर्स नहीं है, बट उनका आर्किटेक्चर, उनका पेंटिंग स्टाइल, उनका जो आर्ट का फॉर्म है, वो सब आज भी है। आज भी वो सब हमें इस बात का जिक्र कराता है या इस बात की याद दिलाता है कि सल्तनत काल कभी रहा होगा, जिसने अपनी गहरी छाप छोड़ी है इंडियन टेरिटरी में या भारतीय इतिहास में। Its contribution to architecture, literature and governance has left indelible mark. जैसे मैंने आपको बताया कि उस दिल्ली सल्तनत के कल्चर ने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है भारतीय इतिहास में, खासकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत ही कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना प्रोमिनेंट और कितना इम्पोर्टेंट एक पीरियड रहा होगा, उसके रूलर्स कितने एफिशिएंट रहे होंगे। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। हमने आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है, विच इज दिल्ली सल्तनत। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इससे रिलेटेड नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस लेक्चर में। Till then, please keep living history, keep learning history. ऐसे पढ़ते रहिए, इंटरेस्ट लेते रहिए इतिहास में, and we'll meet in the next class. Thank you.